नेटवर्क की इशू आ रहा है, तो हो सकता है कि कहीं पे कुछ अगर दिक्कत अगर आपको आती है तो मेरे को जरूर आप बता देना, ठीक है। चाहे तो मैसेज कर देना, चाहे मुझे आप बोल के बता देना, ठीक है जी। हाँ जी। स्क्रीन विजिबल है सबको बेटा? यस स्क्रीन मैम। विजिबल है? ओके। हम लोगों ने इस चैप्टर में कम्युनिकेशन का कर लिया था, है ना। बैरियर्स भी कर लिए थे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी हमने कर ली थी, ठीक है। आज हमने कोऑर्डिनेशन से करना है। ये भी आप लोगों ने वैसे बिजनेस स्टडीज में ये टॉपिक कवर किया हुआ है, इसलिए हम इसको बड़े स्मूथली कर सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या है एक्चुअली? कोऑर्डिनेशन जो है, इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट। मतलब इस तरह से सबको संगठित कर देना, सबके बीच में आपस में तालमेल बिठा देना कि जो सभी लोग हैं जो ग्रुप में, वो एक यूनाइटेड एफर्ट, जो सो दैट कॉमन पर्पस जो है वो आसानी से हासिल हो सके, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशंस आपने करी हुई हैं, और जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में दी हुई है वहां पे आप देख लीजिए, मार्क कर लीजिए। तो जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे हेनरी फ्योल की डेफिनेशन भी दी हुई है, तो उसमें उन्होंने बोला टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न सो एज टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस, ठीक है। तो ये हेनरी फ्योल की डेफिनेशन है, उन्होंने सारी एक्टिविटीज को आपस में हार्मोनाइज करने को बोला है, इकट्ठे करके इसको इंटीग्रेट करने को बोला है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लेके चलते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन की अगर जनरल उसमें डेफिनेशन भी देखें, तो सेंटर ऑफ द पैराग्राफ में दी हुई है कि इट इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, कि एक ही दिशा में सभी का काम चले, राइट ऑर्डर में चले, ठीक है। और ताकि सभी के जो एफर्ट्स हैं एक दूसरे को एक और एक 11 करने वाले हों, उलट ना हो, तभी कोई कॉमन जो होगा वो आप लोग टारगेट हासिल कर पाएंगे एज अ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। जॉर्ज टेरी एंड थ्यू हेमन जो है, उन्होंने भी डेफिनेशंस अपने अपने ढंग से दी हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन कोट नहीं की हुई, तो उन्होंने जस्ट यही बोला कि ये हर लेवल पे जो है फंक्शन जरूरी है, ये अलग से एक फंक्शन नहीं है, ये हर लेवल पे परफॉर्म होने वाला फंक्शन है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैनेजमेंट की, ठीक है। और इसको हम अलग से लागू नहीं करवाते हैं, ये साथ ही साथ चलता है, जहां कहीं भी ग्रुप एफर्ट्स होते हैं वहां पर ये जो है ये एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे तालमेल की कमी है। तो ये वाली जो चीज है कोऑर्डिनेशन, ये कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये भी आप सबको मालूम है। तो ये जो कुछ दिया हुआ है ये सारा फीचर्स में, ठीक है जी। अब इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ये देखना है कि कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कोऑर्डिनेशन, ताकि जो है वो इफेक्टिव हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसमें कहने का मतलब कि प्लानिंग की स्टेज से ही जो है वो कोऑर्डिनेशन जरूरी होती है, ये नहीं कि जब काम होना शुरू होगा तभी होगी, ठीक है जी। तो प्लानिंग की स्टेज से ही पहले जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें ये डिसाइड होता है कि काम किस तरीके से किया जाएगा। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें यह है कि ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये लगातार चलने वाली एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसका मतलब कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए सुपीरियर्स का या मैनेजर्स का सबॉर्डिनेट्स के साथ, और अगर उनका डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा, इंटरेक्शन रहेगी, तो उनकी आपस में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई मिस इंटरप्रिटेशंस हैं, वो नहीं होंगी। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है? वो इसमें ये है कि इसमें जो मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, इंटर रिलेटेड है इनकी एक्टिविटीज। तो इसका मतलब किसी भी एक पर्सन का जो एक्शन है वो पूरे डिपार्टमेंट पर इफेक्ट डालता है, पूरे डिपार्टमेंट का जो है वो इन पर्सन पे डालेगा। सो कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर इनका जो है एक्टिविटीज वो इन्फ्लुएंस करेंगी। तो कोई भी अगर डिसीजन ली जाती है तो बड़े ध्यान से लेनी चाहिए, क्योंकि उसका एक रिवर्स और रेसिप्रोकल इफेक्ट रहता है। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशंस। अगर प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो तो जरूरी है ही है। कोऑर्डिनेशन तभी सक्सेसफुल होगी जब कम्युनिकेट किया जाएगा, बताया जाएगा कि काम कैसे करना है, और ऑब्जेक्टिव जो होंगे अगर उनकी भी क्लैरिटी हम साथ में लेके चलेंगे। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? आवाज आ रही है सभी को मेरी?
Yes, ma'am. समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. ओके आगे बेटा जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ना, ये आपने इसमें बोर्ड में शायद नहीं किया होगा, तो इसको आप ध्यान से सुनना। बड़ा आसान सा टॉपिक है और हमने इसको सिंपली लेके चलना है, बहुत इसकी डीप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कोलैबोरेशन क्या है? कोलैबोरेशन जो है, ये जो कंसेप्ट है ना, ये एक्चुअली है द एक्शन ऑफ वर्किंग विद समवन टू प्रोड्यूस समथिंग। टीम वर्क में काम करना, इकट्ठे 8 तरीके बताए हैं, 8 ways to build collaborative teams। तो उसमें उन्होंने अलग अलग से बताया, जैसे सिग्नेचर रिलेशनशिप प्रैक्टिसेस हैं। सिग्नेचर रिलेशनशिप प्रैक्टिसेस का मतलब हो गया कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देनी, एक ऐसा टूल जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आप काम करते हुए आगे बढ़ो। रोल मॉडल्स ऑफ कोलैबोरेशन अमंग एग्जीक्यूटिव्स, कि जो मेंटोर्स हैं वो आपस में रोल मॉडल बन के दिखाएं, ठीक है, वर्कर्स के लिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गिफ्ट कल्चर, गिफ्ट देना है तो वहां पर जो मैनेजर्स हैं वो एम्प्लॉय को एनकरेज करते हुए उसको एक फीलिंग दें वो फ्रीली काम कर सकता है। तो इस तरह का गिफ्ट कल्चर, ठीक है, अपने बिहेवियर से, रोल से। ट्रेनिंग इन रिलेशनशिप स्किल्स, ठीक है, किस तरह से किसी के जो एटिक्वेट्स होते हैं, हमने पीछे भी पढ़े थे बिजनेस कम्युनिकेशन में, कि जो जहां जहां भी आपने जो जो भी आपका बिहेवियर है जो होना चाहिए, वो वाली चीज है, उसकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। एक तरह से कि सभी लोग एक ही कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, वो वाली फीलिंग जो है वो डेवलप की जानी चाहिए। इसी को कोलैबोरेशन के अलग अलग तरीके बोलते हैं। और उसके बाद है जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस लीडर्स, गुड एट टास्क एंड पीपल लीडरशिप। ये इसका है मतलब कि अगर ये उन लीडर्स की बात है जो साइमल्टेनियसली एक्सप्लोर भी करते हैं नई अपॉर्चुनिटीज को और प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज को वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं अच्छे ढंग से, कि लोगों से काम कैसे लिया जाना है। तो इसमें एक अच्छी लीडरशिप की बात आती है। और नेक्स्ट है बेटे जैसे हेरिटेज रिलेशनशिप्स, है ना। तो हेरिटेज रिलेशनशिप्स में भी यही है कि जो कल्चरल हेरिटेज है एक दूसरे की, उसमें लिंकिंग करनी और उनको आपस में इंटरेक्ट करवाना, ताकि सभी को अपनी हिस्टोरिक जो हेरिटेज है उसके बारे में भी क्लियर रहे। काम में मिल के काम करने की जो वो है, टीम में काम करने का एक जो सेंस है, बिलोंगिंगनेस है, वो आनी शुरू हो जाती है। तो इसके आगे ना इन्होंने 4 बेसिक मोड्स बताए हुए हैं यहाँ पे, द 4 बेसिक मोड्स ऑफ कोलैबोरेशन। इसमें है जैसे अ क्लोज एंड हियरिकल नेटवर्क, इसको इलाइट सर्कल बोलते हैं। ओपन एंड हियरिकल नेटवर्क, इनोवेशन मॉल। ओपन एंड फ्लैट नेटवर्क, इनोवेशन कम्युनिटी। अ क्लोज एंड फ्लैट नेटवर्क, कंसोर्टियम। तो अलग अलग से इन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने बोला कि अगर हम इनोवेशन मॉल की बात करें तो मतलब ऐसी जगह जैसे कि कंपनी एक प्रॉब्लम को पोस्ट करती है, वहां पे कोई भी सोल्यूशन जो है वो दे सकता है किसी भी लेवल से, तो कंपनी को जो भी सोल्यूशन बेस्ट लगेगा वो चुन लेगी। एक ये तरीका हो सकता है कोलैबोरेशन करने का। दूसरा जो तरीका है जैसे इनोवेशन कम्युनिटी, तो उसमें क्या है, वो नेटवर्क जिसमें कोई भी कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम भी रख सकता है, सोल्यूशंस भी दे सकता है। तो बाद में ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन से सोल्यूशंस को यूज करना है। तीसरा तरीका जो है कोलैबोरेशन का, टीम वर्क में आने का, एक टीम वर्क कैसे काम करती है, तो इसमें ये कि एक सिलेक्टिव ग्रुप जो है पार्टिसिपेंट्स का, उसको कंपनी चूज करती है, उनको काम देती है कि आप अपनी प्रॉब्लम भी डिफाइन कीजिए, उसके लिए सोल्यूशन भी आप बताएं। और चौथा है कंसोर्टियम। उसमें ये है कि जैसे अलग से एक सेगमेंट चुन लिया जाता है, प्राइवेट ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो कि अपने लेवल पर प्रॉब्लम्स को भी फिल्टर करके चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और उसके ऊपर कैसे काम करना है वो डिसाइड करते हैं और उसकी सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। अब इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा जो मोड है वो कोलैबोरेशन का, उसको बेस्ट मोड कहा जाए। तो इसमें आप लोगों ने पहले तो ये देख लेना कि अगर आप ध्यान से ये डायग्राम देखो तो आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम इस तरफ राइट तरफ देखें तो ओपन में 2 वाली आती है हमारे पास मोड्स, इनोवेशन मॉल और इनोवेशन कम्युनिटी। अगर क्लोज्ड देखें तो फिर अगेन 2 आती है, इलाइट सर्कल और कंसोर्टियम। तो अगर हम उसमें देखें इनोवेशन मॉल और इनोवेशन कम्युनिटी, तो वहां पर इसका फायदा ये रहता है कि आपके पास बहुत सारी सॉल्यूशंस अलग अलग एंगल से आ जाती हैं, जिसमें से आप चुन सकते हो कि आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कई बार इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ डोमेन से सेवरल आइडियाज इकट्ठे हो जाते हैं कि कई बार ये मतलब एस्ट्रे हो जाता है, डिटैचमेंट या डिस्ट्रक्शन हो जाती है मेन थीम से, मेन प्रॉब्लम से आप हट जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक
मतलब ये टाइम टेकिंग हो जाता है अगर इस तरह से हम लेके चले कि हमें सभी से पहले प्रॉब्लम्स डिफाइन करवानी है और फिर सॉल्यूशंस के ऊपर आना है। और नेबलर्स जो है मतलब इसमें जो सूटेबिलिटी क्या है, सूटेबिलिटी ये है कि हम इसमें से ये सोच लेते हैं कि अगर तो स्मॉल प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व किया जा सकता है, वहां के लिए आप सभी को इनवाइट कीजिए कि सभी लोग अपना जो है वो प्रपोजल दें, प्रॉब्लम भी डिफाइन करें और सोल्यूशन भी दें, ठीक है। और अगर मतलब कि लार्ज प्रॉब्लम भी अगर है तो अगर हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं पार्ट्स एंड सब पार्ट्स में, तो उस केस में हम तब भी इनोवेशन मॉल या इनोवेशन कम्युनिटी के मोड से चल सकते हैं कोलैबोरेशन में, ठीक है जी। अगर हम इलाइट सर्कल कंसोर्टियम की बात करें तो वहां पर क्या है कि देखिए इलाइट सर्कल और कंसोर्टियम में हमने देखा था कि स्पेशलिस्ट होते हैं, अलग सेगमेंट या सेक्शन ऑफ पीपल हैं जो कि अपने मर्जी से फिल्टर करके प्रॉब्लम को चूज करते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो उसका मतलब वहां पे जिस डायरेक्शन में जाना है वो एक्सपर्ट्स ही चुनते हैं, ठीक है। और उसमें ये है चैलेंज, सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है कि अगर उन्होंने कोई भी एक डायरेक्शन चुनी, क्या वो राइट डायरेक्शन थी, मतलब क्वांटिटी में से क्वालिटी पिक नहीं की जा सकती, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं रहती है। और इसमें सूटेबिलिटी जो है जो एनेबलर्स में दी हुई है वो ये है कि जो कैपेसिटी है अंडरस्टैंड करने की कि भाई जरूरत क्या है सिचुएशन की, लोगों की, है ना, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम को डिजाइन या डिवाइस किया जाए, तो वो हम जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी काम यहाँ पे ले सकते हैं। इस मोड ऑफ कोलैबोरेशन को हम लोग साथ में लेके चल सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया होगा आपको ये मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक है मॉनिटरिंग का। ये भी आपके लिए एक नया टॉपिक है, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना। ये अदरवाइज जो मॉनिटरिंग है ना ये कंट्रोलिंग और इवेल्युएशन के साथ मिलती जुलती है, ठीक। मॉनिटरिंग देखो आपको यहाँ तक समझ आ गया बेटे, आगे चले। हाँ जी बेटा, समझ आ गया आपको यहाँ तक? आवाज आ रही है सभी को मेरी? Yes, ma'am. विजिबल है स्क्रीन ना आपको? जी मैम। अच्छा, ये कोलैबोरेशन समझ आ गया ना, आगे चले। मॉनिटरिंग, Yes, ma'am. मॉनिटरिंग क्या है बेटे? मॉनिटरिंग जो है इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन टू ट्रैक अ प्रोग्राम्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स रीचिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टू गाइड मैनेजमेंट डिसीजंस। मतलब इसमें हम लोग अलग अलग ढंग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको ब्रेकअप करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि हम जो प्रोग्राम की जो प्रोग्रेस है उसको जज कर पाए, ठीक है, मिनट टू मिनट जो डिटेल है उसकी हम देखते हैं। अब इसमें हम लोग जो है मैनेजमेंट डिसीजन आसानी से ले पाए और टाइमली ले पाए, मॉनिटरिंग उसके लिए जरूरी होती है। अगर आप सेकंड पैराग्राफ देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि ट्रेडिशनली मॉनिटरिंग जो इवैल्यूएशन से डिफर करती है, बिकॉज मॉनिटरिंग जो है वो इंटरनल लेवल पे कंडक्ट की जाती है और इसको जो इवैल्यूएशन है वो एक्सटर्नल स्टाफ कंडक्ट करता है। और इसी करके जब इंटरनल लेवल पे होती है तो मॉनिटरिंग में जो एक्टिविटीज को टाइमली आप कंट्रोल कर सकते हो, ये लगातार चलती रहती है। जो इवेल्युएशन होती है उसको हम पीरियोडिकली एक रेगुलर इंटरवल पर देखते हैं और फिर उसका जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप सिग्निफिकेंस की बात करो तो मॉनिटरिंग से ट्रांसपेरेंसी रहती है, प्रॉब्लम्स अर्ली जो है साथ के साथ ही डायग्नोज और डिटेक्ट हो जाती हैं, रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो जाते हैं और मिस्टेक्स वगैरह पता चलती रहती हैं और डिसीजन मेकिंग जो है वो बढ़िया हो जाती है। सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये किसके हैं? ये मॉनिटरिंग की सिग्निफिकेंस के। और आगे भी जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये भी सारे जो है ये इसकी सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स हैं। उसमें भी वो यही बता रहे हैं कि अलग अलग मैनेजर्स वगैरह जो हैं उनको भी जो इंफॉर्मेशन साइड बाय साइड टाइम टू टाइम दी जाती है ताकि उनको पता चल सके कि प्रॉब्लम जो है कहाँ पे पकड़ी जा सकती है अगर दिक्कत आ रही है तो। और साथ के साथ इसमें जो है अगर कोई जरूरत है, अगर कोई नीड है किसी तरह से कोई प्लान्स बजट्स या कोई भी गोल्स को चेंज करने की तो वो किए जा सकें और ये रेगुलर बेसिस पे चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है बेटे टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग। अब इसमें है 4 तरह की मॉनिटरिंग होती है। तो इसमें फर्स्ट इज प्रोसेस और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। तो नेचुरली जैसे प्रोसेस वर्ड से पता चल रहा है, तो जैसे जैसे काम चल रहा है, जैसे जैसे एक्टिविटीज कैरी आउट हो रही हैं, तो वैसे वैसे उनको असेस किया जा रहा है कि वो एक्टिविटीज जो है वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो भी रही है, ठीक है। ये बड़ा जरूरी होता है।
क्योंकि अगर प्रोसेस ठीक होगी तो नेचुरली जो आउटकम्स होंगे, जो लास्ट में फाइनली जो हम रिजल्ट वो सही आएगा। ठीक है जी। अब रिजल्ट्स और इम्पैक्ट मॉनिटरिंग क्या है? वही है कि जैसे फीडबैक की हम लोग बात करते हैं कि आपके पास जो है वो गोल्स आ गए, तो उसके बाद गोल्स रीच हो गए आउटकम्स की फॉर्म में, तो तब आप करते हो कि जो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम था उसको वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को ध्यान में रखकर चेक करते हैं कि हासिल हुए कि नहीं हुए। अब अगर हम देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान का, तो नेचुरली जब स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया है ना, उसके बाद जब उसके रिजल्ट्स देखे गए और उसके जो डेटा कलेक्ट किए गए, तो उसको बाद में भी पता चला कि उसके बेसिस पे कि क्या कुछ जो है हमारी कंट्री में उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या पड़े। ठीक है जी। अब बेनिफिशियरी मॉनिटरिंग की बात करते हैं। बेनिफिशियरी मॉनिटरिंग का मतलब है कि जिन पार्टीज को जो काम से जो फायदा हो रहा होता है, ठीक है, ये एक तरह की इम्पैक्ट मॉनिटरिंग ही है। मतलब काम होने के बाद ही समझ आता है कि क्या हो रहा है या किस ढंग तक कहाँ तक सक्सेसफुल हुए। यहाँ पर ना इन्होंने IFRC करके दिया हुआ है, तो ये एक इंटरनेशनल मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेड क्रॉस सोसाइटीज और इनको जो है ना ये डिफरेंट बॉडीज, इनको आपस में ज्वाइन करवाती है, इनको सपोर्ट करती है। ये लोग जैसे कोई कैजुअलिटीज वगैरह का कोई टाइम है, जिस तरह से भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो ये उसके पहले या उसके दौरान या उसके बाद जो डिजास्टर्स होते हैं वहां पे ये अपनी सर्विसेज देते हैं। तो कहने का मतलब कि इसमें भी एक तरह से आप ये देख लेते हो कि जो भी प्रोग्राम बेनिफिशरीज के लिए होल्ड किया गया, वहां पर उनको कितना बेनिफिट मिला। ठीक है। नेक्स्ट है बेटे सिचुएशन मॉनिटरिंग। सिचुएशन मॉनिटरिंग जो है ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कंसर्न रखती है। इसमें हम लोग जो है डिफरेंट, एक आउटसाइड क्या सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल एंगल में क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना कुछ स्टेबिलिटी है किसी गवर्नमेंट की कहीं भी ज्योग्राफिक रीजन में हम जिसको देख रहे हैं, अगर इकोनॉमी में है तो क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है। अगर कोई पॉलिसी है कोई गवर्नमेंट की, तो उसमें ऊपर नीचे क्या हुआ है, बैंक रेट्स क्या हुए हैं, उसको मॉनिटर किया जाता है। उससे पता चल जाता है कि हमारे जो बिजनेस एंटरप्राइज के जो प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग में भी वो है जो कॉस्ट को डिफाइंड एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर किया जाता है कि पहले कितने कॉस्ट जो है वो रखे गए थे, प्लान किए गए थे, डिजाइन किए गए थे, और उनके अगेंस्ट कितने एक्सपेंसेस एक्चुअली हुए हैं। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग की, तो उसमें ये है कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल है उन्होंने अपनी स्टॉक कीपिंग में क्या सारा कुछ ध्यान में रखा हुआ है कि स्टॉक मतलब कि कितना कितना लेवल पे कितना स्टॉक पहुंचा था, या जो जो पर्सनल थे उन्होंने कहाँ तक जो है अपने जो स्टैट्स हैं जो रिकॉर्ड्स हैं मेंटेन करके रखे हैं। ठीक है। कंप्लायंस मॉनिटरिंग में ये है कि ये देखा जाता है कि जितने भी लॉ हैं, लॉ ऑफ द लैंड है ना, जो लीगल रेगुलेशंस हैं या कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, तो उनकी जो है वो जा रही है कि की जा रही, कहाँ कहाँ तक हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटी स्टेप्स ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस। अब जो स्टेप्स है मॉनिटरिंग प्रोसेस में, ये उसी तरह से है जैसे हम मैनेजमेंट के स्टेप्स लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट आ गया बेटे प्लानिंग। प्लानिंग में अब क्या है कि जब आप मॉनिटरिंग करते हो तो उस टाइम पर साथ ही प्लानिंग भी की जाती है पीरियोडिक इंटरवल्स। ये इसलिए है कि इसमें अगर कोई चेंजेस लेके आनी है तो फटाफट से उसी टाइम लेके आ सकते हैं। ठीक है। इसको मतलब कि आप प्री प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखे इसको आप कैरी आउट करते हो। इसमें आमतौर पर इसको शॉर्ट पीरियड के लिए चलाया जाता है। जैसे शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं ना, एनुअल हो गए, क्वार्टरली हो गए, मंथली, तो मंथली रिपोर्ट हो गई, वीकली रिपोर्ट होगी, उसी में पता चल जाता है कि जो प्लान्स हैं वो जो बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हुई कि नहीं हुई। ये साथ के साथ होता है। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। अब जब हमने किसी चीज को मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है, उसकी चेंजेस को असेस करना है या मेजर करना है, तो नेचुरली उसके लिए एक टूल होगा सबसे बड़ा, कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये जो टूल है इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, इसमें जैसे इंटरव्यूज हो गई, कोई ऑब्जर्वेशन या कोई हमने ग्रुप डिस्कशन में से कोई ऑब्जर्वेशन निकाल के अपने पास रख ली। ठीक है। तो इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर ली जाती है और उसके बाद जो चेंजेस हैं उनको मेजर किया जाता है कि कुछ ऐसी बातें तो नहीं होगी जो कि पहले सोची ही नहीं गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से सारा प्रोग्राम ही चेंज हो जाए। तो उसके बेस पे सारा जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है।
नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको कई बार रिकॉर्डिंग का यही फायदा हो जाता है कि कई बार उसमें जो चेंजेस है साथ के साथ अगर आप ला सकते हो तो आप ले आते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज लो अटेंडेंस एट कम्युनिटी मीटिंग्स इन द मॉर्निंग देन मीटिंग्स कैन बी स्विच टू द आफ्टरनून, तो फिर इसको आफ्टरनून में भी लाया जा सकता है। तो मतलब ये वाली जो चेंज है कि साथ के साथ ही होगी, इवेल्युएशन की तरह नहीं है कि पहले दोबारा से रीप्लानिंग होगी, ठीक है, उसके बाद कुछ उसको लिखा जाएगा, रिपोर्ट बनाई जाएगी और फिर उसके बाद उसको हम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो कई बार लेटर डेट्स पर चेंजेस लाने की बजाय साथ के साथ भी उसकी जो है हम चेंजेस कर सकते हैं। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन भी मॉनिटरिंग की प्रोसेस का ही एक पार्ट है, स्टेप 3 है, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन को हमने रिकॉर्ड करना है और फिर उसके बेस पे हमने चेंजेस जो है वो इन्फर करनी है या फिर सजेस्ट करनी है, तो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर भी करने की जरूरत पड़ती है। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उसी तरह का फिर स्टोरेज सिस्टम होगा। नेक्स्ट है बेटे एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन को हमने कलेक्ट किया, रिकॉर्ड किया, स्टोर किया, उसको फिर हम लोग टेबल्स एंड ग्राफ्स के साथ समराइज करके स्टैटिस्टिकली दिखाते हैं कि कहाँ पे कितना फर्क पड़ रहा है, जो प्लान आउट किया गया था और जो चल रहा है उसमें कहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटे शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अब जिस इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट किया मॉनिटरिंग के दौरान, रिकॉर्ड किया, स्टोर किया, एनालाइज किया, तो नेचुरली आप उसको शेयर करेंगे तो तभी पता चलेगा ना जो कि अथॉरिटीज को भी कहाँ पे कौन सी डिस्क्रिपेंसी है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो फिर वहां पे इसको शेयर किया जाता है, किसके साथ किया जाता है? स्टेक होल्डर्स के साथ, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, जिनके ऊपर ये है दायित्व कि भाई काम कैसे चल रहा है, जिनको एक आंसरेबिलिटी हमने देनी है, ठीक है। इसमें मैनेजर्स हो सकते हैं, मैनेजर नहीं सारा कुछ देखना है कि सब कुछ काम सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। बेनिफिशरीज भी हो सकते हैं, ये है। और रिपोर्ट किस फॉर्म में देनी है, मतलब पब्लिश फॉर्म में भी दे सकते हो, सर्कुलर फॉर्म में भी दे सकते हो, मैसेजेस के फॉर्म में भी दे सकते हो, और फिर इस इंफॉर्मेशन को कई तरीकों से कई प्रोजेक्ट्स में यूज भी किया जा सकता है। तो ये तो हो गया बेटे मॉनिटरिंग की बात। अब मॉनिटरिंग के साथ ही जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है कंट्रोल का। कंट्रोल का कंसेप्ट आपने मैनेजमेंट के फंक्शन में किया हुआ है। एक्चुअली कंट्रोल एक तरह से ना फीडबैक प्रोग्राम का एक पार्ट हो जाता है, मैकेनिज्म का। और जो मॉनिटरिंग है वो फीड फॉरवर्ड की तरफ जाती है कि साथ के साथ ही कुछ चीजों को अगर पकड़ा जा सके, संभाला जा सके, चेंज किया जा सके तो व्हाई नॉट, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया सबको? पता चल गया बेटे? यस मैम। ओके। नेक्स्ट है बेटे कंट्रोल। अब कंट्रोल की अगर बात करें तो कंट्रोलिंग जो है इट इज एम्ड एट मॉनिटरिंग द आउटकम ऑफ एक्टिविटीज, रिव्यूइंग फीडबैक इंफॉर्मेशन, सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, अबाउट दिस आउटकम एंड इफ नेसेसरी टेक करेक्टिव एक्शंस। तो कंट्रोलिंग में क्या है, हर तरह से एक्टिविटीज को हमने कैसे उसको मॉनिटर करते हुए और फिर उसका एक फीडबैक लेना है, और फिर अगर जरूरत पड़े तो वहां पे करेक्टिव एक्शन भी हमने सजेस्ट करना है। इसमें हेन्स एंड मैसी की डेफिनेशन देखो दी हुई है। कंट्रोल इज एनी प्रोसेस दैट गाइड्स एक्टिविटी टुवर्ड्स सम प्री डिटरमिन्ड गोल। हिक्स एंड गुलेट की दी हुई है, उन्होंने बोला है कि it is a process by which management sees if what did happen was what was supposed to happen, if not necessary adjustments are made। तो कुछ हैपनिंग के साथ रिलेटेड उन्होंने डेफिनेशन दी है, और सबसे पॉपुलर डेफिनेशन जो है वो कंट्रोलिंग की वो कून्स एंड ओडनेल की है। अब कून्स एंड ओडनेल की बात करें तो उन्होंने मैनेजेरियल कंट्रोल इट इम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ accomplishment against the standard and the correction of deviations to assure attainment of objectives according to plans। इसमें उन्होंने जो डेफिनेशन है उसमें उन्होंने पहले तो बात कर ली कि हम लोग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जो अचीव किया है उसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर उसको हम नहीं लगता कि कुछ करेक्शन चाहिए तो हम डिविएशंस को करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से जो इसके कैचिंग वर्ड्स है लर्न कर सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अकम्पलिशमेंट को मेजर किया है और फिर डिस्क्रिपेंसीज को करेक्ट करने की बात की है, ठीक है। तो ये अलग अलग से डेफिनेशन जो है ये आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटे कंट्रोल प्रोसेस। कंट्रोल प्रोसेस जो है इसमें वही है जो आप मैनेजमेंट में जैसे अक्सर पढ़ते हो। कंट्रोल प्रोसेस में पहले तो आ जाता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि आप पहले अपने लिए एक अलग से स्टैंडर्ड्स निर्धारित करते हो, एक यार्डस्टिक्स एस्टैब्लिश करते हो कि जिसके अगेंस्ट आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, एक गोल्स रख लेते हो, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप उसको देखते हो कि भाई हमने यहाँ तक ये टारगेट है,
तो उस टारगेट के अगेंस्ट हमने परफॉर्मेंस को मेजर करना है। हमारे को टारगेट सेट करते वक्त या स्टैंडर्ड सेट करते वक्त बस ये ध्यान देना है कि हमने रिजिड नहीं होना है, रैशनली फ्लेक्सिबल होना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस जो है एक्चुअल वो एम्प्लॉय जो करता है तो फिर उसको मेजर किया जाता है, ठीक है, तभी वो स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैरिजन उसका पॉसिबल होगा। नेक्स्ट होता है आप कंपेयर करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ। जब आप उसको कंपेयर करते हो तो फिर तभी उसमें डिविएशन जो है वो रिपोर्ट होती है, और ये उसमें टॉलरेंस लिमिट भी देखा जाता है कि अगर डिविएशन जो है विद इन टॉलरेंस लिमिट है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, फिर करेक्टिव मेजर्स ही लिए जाएंगे। और जो लास्ट इसका आता है उसमें यही है कि अगर तो एक्चुअल रिजल्ट जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट से बहुत 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 दूर है तो फिर अगर डिविएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, करेक्टिव एक्शन होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखो अगर नेगेटिव है फिर तो पता ही है कि परफॉर्मेंस जो है वो लो थी। अगर पॉजिटिव डिविएशन भी आती है तब भी इसका मतलब ये निकल के आता है कि शायद स्टैंडर्ड ही बहुत लो सेट किया गया था, इतनी ज्यादा डिविएशन कैसे आ गई, है ना। तो मतलब दोनों डायरेक्शंस में ही जो है करेक्टिव एक्शन जरूरी हो जाता है। तो स्टैंडर्ड जो है उस टाइम पे फिर रिवाइज भी किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मैनेजर है उसको असेस करना पड़ता है कि डिविएशन हुई क्यों, और उसके लिए उसको करना क्या पड़ता है, कई बार वो स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन करता है, ड्यूटीज दोबारा से रीएलोकेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आता है, ठीक है, और कई तरह से मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को, उनको ट्रेनिंग देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है बेटे कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसमें ये है व्हाट टू कंट्रोल, करना क्या है, कहाँ पर कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे इन्होंने दो बातें बोल दी हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है और एक कंट्रोल बाय एक्सेप्शन है। अगर हम क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की बात करें तो इसमें ना कुछ की एरियाज जो है वो डिफाइन कर लिए जाते हैं, कुछ की एलिमेंट्स जो है वो डिफाइन कर लिए जाते हैं जिनको हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और उसमें जो है ना परफॉर्मेंस उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो कंट्रोल अटेंशन जो है उनके ऊपर ही दी जाती है। सारी की सारी एस्पेक्ट्स जो है एक्टिविटी की उनको दोबारा दोबारा पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो उसमें सिर्फ वही देख लिया जाता है कि सिलेक्टेड की एरियाज में चेक कर लिया जाता है कि सब कुछ सही है, अगर वो सही है तो इट्स ऑल ओके, अगर नहीं तो फिर उसके ऊपर फिर एक जिसे बोलते हैं कि डिस्क्रिपेंसी को फिर रिपोर्ट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है और फिर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, जैसे जिसे हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी बोलते हैं। हाँ जी बेटा बोलो। मैम इसकी कोई एग्जांपल दे दो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की। देखो बेटे, जैसे ना हम लोग कह के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका पेपर चेक हो रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए कि हम ये लेके चलते हैं बिजनेस स्टडीज का पेपर चेक हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो एक टाइम पे लाखों बच्चे पेपर देते हैं, तो पेपर्स को उतना टाइम लगा के चेक नहीं किया जा सकता होता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता जितना टाइम बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट करने में लगाया है, ठीक है। तो फिर उस केस में क्या है कि कुछ एक फैक्टर्स को ध्यान में रख लिया जाता है कि बच्चे ने जो है जो पूरे पैरामीटर्स को फॉलो किया है, उसने पूरी हेडिंग्स दी हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, राइटिंग अच्छी है, और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कोई बनाई हुई है, तो उससे एक जजमेंट हो जाती है ना। ये 3-4 की पॉइंट्स को माइंड में रख के एक जजमेंट हो जाती है, पता चल जाता है, 1-2-3 आंसर्स को बड़े अच्छे से एनालाइज करके देख लिया जाता है, उससे बाकियों के लिए एक मोटी मोटी जजमेंट बन जाती है कि इस बच्चे की जो अटेम्प्ट है वो कहाँ पे फॉल करती है, अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है। तो ये हो जाता है एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। आपके लेवल का मैंने एग्जांपल दिया है, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है बेटे। यस मैम। नेक्स्ट बेटे कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, दो नाम है इसके। तो इसमें जैसे आप लोग मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आपने पढ़ा ना, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, मैंने आगे भी इसका एक जिक्र किया था, मालूम है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, आपको बताया था। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है कि जैसे कि अगर जो मैनेजर्स हैं उनको सिर्फ एक एक्सेप्शनल मैटर्स के लिए ही बॉदर किया जाए, मतलब टॉप लेवल को एक्सेप्शनल मैटर्स के लिए ही बॉदर किया जाता है, उनको जो है सिर्फ जहां जहां पे भी काम कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो नहीं कर पाए, मतलब वहां पे वो काम सही ढंग से नहीं हुआ, तो वहां पे ही उनको रिपोर्ट किया जाता है। जो रूटीन मैटर्स है उसके लिए उनको
जो है वो तंग नहीं किया जाता। तो इसीलिए जैसे हम बोलते हैं ना कि आइडिया बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल बाय एक्सेप्शन इज दैट नो न्यूज इज गुड न्यूज। मतलब अगर कुछ भी रिपोर्ट में किया गया तो ये मान के चलो कि सब कुछ सही सही चल रहा है। तो जिन जिन एरियाज में जहाँ पे कोई भी रिपोर्टिंग होती है तो मतलब समथिंग वेरी अर्जेंट और वेरी इंपॉर्टेंट हैज गॉन रॉन्ग, तो वहाँ वो इंटरवीन करता है, करेक्टिव मेजर्स की बात करता है, वो सारा कुछ है। और अगर सब कुछ सही से चल रहा है तो वहां पे किसी को कुछ भी बताने की, सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ गलत होगा तो बताया जाएगा ना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया बेटे टाइप्स ऑफ कंट्रोल। टाइप्स ऑफ कंट्रोल में मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में 3 कंट्रोल सिस्टम्स चलते हैं: historical feedback control, concurrent control and predictive of और feed forward control, predictive और feed forward control। तो जो फीडबैक कंट्रोल है ये हमने पहले भी बिजनेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। फीडबैक कंट्रोल में क्या होता है कि इसमें जो है ये एक तरह से जो एरर्स होते हैं जिसकी वजह से गोल्स अकम्प्लिश नहीं हो पाते, तो जो फीडबैक है ये एक तरह से फ्यूचर एक्शन को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। और ये काम कैसे करता है? आफ्टर द फैक्ट, जब काम हो गया उसके बाद वो देखता है कि कहाँ पे क्या चीजें गलत हुई, ठीक है, तो वहां पे उसको पकड़ता है। एक तरह से इसको सेकंड पैराग्राफ में देखो, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, दिस इज आल्सो नोन एज पोस्ट कंट्रोल व्हिच रेफर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन about completed activity to evaluate information and to take corrective actions to improve similar activity in future। तो मतलब कि इंफॉर्मेशन आपने जब एक्टिविटी कंप्लीट हो गई तब आपने इकट्ठी करी, उसको इवेलुएट किया और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिया सो दैट कि फ्यूचर में आप एक उस तरह की सिमिलर एक्टिविटी को इम्प्रूव तरीके से कर पाए, ठीक है। तो एक तरह का आप जैसे बोलते होते ना पोस्टमार्टम ऑफ द पास्ट एक्शंस, तो ये उस तरह का ही बात हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट कंट्रोल मीनिंगफुल हो, इफेक्टिव हो, तो उसका लिए जो है कि भाई साथ के साथ ही रिपोर्टिंग जो है वो फास्ट हो जानी चाहिए। रिपोर्ट जो है विदाउट लॉस ऑफ टाइम मैनेजर को दे देनी चाहिए। जैसे कि आपका टेस्ट होता है, आपकी परफॉर्मेंस सही जा रही कि नहीं जा रही है, तो उस केस में जो आपके टेस्ट लिए जाते हैं तो टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फटाफट से ही आपके टेस्ट चेक करके आपको साथ के साथ ही नंबर बताए या आपके पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि आप देख सकें कि आपकी गलती कहाँ है और आप उसको इम्प्रूव कर सकें। अगर बहुत ज्यादा टाइम मतलब गैप बीच में आ जाता है, जैसे बीच में सपोज करो छुट्टियों से पहले टेस्ट हुआ, बीच में छुट्टियां आ गई काफी सारी, बाद में तो कई बार स्टूडेंट्स में आपस में क्रेज ही नहीं होता पूछने का कि टेस्ट का क्या स्कोर था या टेस्ट पेपर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये वाली दिक्कत होती है। तो ये वाला जो फीडबैक कंट्रोल है इसमें यही है कि टाइमली इंफॉर्मेशन जो साथ के साथ रिपोर्ट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है बेटे कॉन्करेंट कंट्रोल। कॉन्करेंट कंट्रोल मींस रियल टाइम और स्टीयरिंग कंट्रोल। इसका मतलब है कि साथ के साथ जो चल रहा है प्रोसेस में उसको हम एडजस्ट कर पाए, ठीक है, वहीं पे उसको करेक्ट कर पाए। जैसे कि देखो इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि जो नेविगेटर है शिप का वो मूवमेंट एडजस्ट करता है शिप की, साथ के साथ वो चला रहा है। या फिर जैसे कार ड्राइवर है वो सीट पे बैठा है, अब जो साथ के साथ ही स्टीयरिंग जो उसका व्हील उसके हाथ में है उसको साथ के साथ घुमा रहा है, एडजस्ट कर रहा है जिस डायरेक्शन में उसने जाना है। ये वो वेट नहीं कर रहा कहीं पे भी, पहले कहीं पे उसकी कार रुकेगी ठुकेगी तो उसके बाद वो स्टीयरिंग व्हील को घुमाएगा या कुछ आगे आ जाएगा तभी करेगा। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो साथ के साथ कंट्रोलिंग चल रही है। और नेक्स्ट है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। फीड फॉरवर्ड जो होता है वो हमारा जब इनपुट के टाइम पे ही हमने साथ के साथ उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया ताकि जो डिविएशंस हैं एंड में आउटकम्स के साथ वो कम से कम रिपोर्ट हो। अगर कोई मशीन काम नहीं कर रही, ठीक है, तो फिर उसको उसकी जो है उसी टाइम पर उसके जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं उसको देखा जाता है और उसको उसी टाइम पर उसको ठीक कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम जो है इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो आपने प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर पहले ध्यान देना है कि बहुत बड़ा एक जो है ज्यादा नुकसान ना हो किसी भी चीज का। अब देखो अगर मशीन में कुछ खराबी है, अगर मशीन जो है वो चलते चलते कुछ रुक रही है कुछ है, तो उसी वक्त उसको छोटी मोटी प्रॉब्लम के है तो उसको ठीक कर लीजिए। तो अब उसमें यह है कि एक आप बचा लोगे, किसको बचा लोगे? यू विल प्रिवेंट अ ब्रेक डाउन इन मशीनरी। अगर ब्रेक डाउन हो गया तो उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो तो रुक जाएगी, वो तो स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी, ठीक है। तो इससे ये है कि आपने साथ के साथ ही उस चीज को इम्प्रूव कर देना है ताकि जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? समझ आ गए तीनों पॉइंट्स? यस मैम।
हाँ जी, नेक्स्ट है बेटे प्री रिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। अब किसी भी कंट्रोल सिस्टम को आपने इफेक्टिव अगर बनाना है तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जैसे मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाना है तो उसकी का ये पार्ट है, ये हमने पॉइंट्स कई जगह पे किए भी हुए हैं। तो इसमें जैसे है कि भाई सारे लेवल्स पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये भी है कि जो कंट्रोल सिस्टम इतना अलर्ट और सेंसिटिव होना चाहिए कि करेक्टिव एक्शंस जो है विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम लिए जा सके। और कंट्रोल सिस्टम जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, और की एरियाज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वही एरियाज जो है वो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं। और मैनेजर्स जो है वो अपनी टाइम और टैलेंट को इफेक्टिवली यूज करें ताकि डिविएशंस जो है उनको रिमूव किया जा सके। और कंट्रोल सिस्टम बड़ा फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। इसको प्रॉपर तरीके से रेगुलरली मॉनिटर किया जाना चाहिए, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है उसके साथ ये मैच करता हुआ होना चाहिए, ठीक है जी। आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ही है। तो उसके बाद ये भी है कि कंट्रोल को आप सिर्फ ये ना समझे कि भाई हम एंड में पहुंच गए, जैसे ये वाला पॉइंट दिया हुआ ना 8th वाला, कि हम एंड में पहुंच गए हैं तो अब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, ये नहीं है। ये अपने आप में मीन्स ही है, बिकॉज कंट्रोल में से कुछ नजर आएगा कि आगे के लिए रीप्लानिंग क्या करनी है, ठीक है। और उसके साथ है कि कंट्रोल सिस्टम जो है वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए सिस्टम के आपको लगे कि भाई आपका काफी ज्यादा पैसे उसी में ही लग गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ये है कि ये सारे पॉइंट्स तकरीबन हमने कहीं ना कहीं किए हुए हैं, ठीक है। और अलग अलग से जो डायमेंशंस है वो ध्यान में रखनी है कि किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कंट्रोल सिस्टम्स को मेजर करना है, ठीक है। और फाइनली कंट्रोल सिस्टम जो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जिसकी परफॉर्मेंस को आपने रेगुलेट करना है, उसको पता हो, उसको बताया गया हो, सिंपल फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में उसको कम्युनिकेट किया गया हो कि आपको इस ढंग से चेक किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट लेना है तो आपको पहले ही बता दिया जाए कि जो भी स्कोरर होंगे, अगर तो आपकी परसेंटेज जो है टेस्ट में 90% अबव आती है तो आपको हम ये ग्रेड देंगे, अगर 80% अबव है तो ये ग्रेड मिलेगा, अगर 60 to 70 तो ये ग्रेड मिलेगा। कहने का मतलब कि आपको पहले से क्लियर कर दिया गया, कम्युनिकेट कर दिया गया, तो नेचुरली आपके लिए एक अच्छे से वो मोटिवेशन बन गई कि आपने जो है अपनी मेहनत को किस एंगल तक या किस लेवल तक लेके जाना और तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल। तो ये प्री रिक्विजिट्स के साथ मिलते जुलते हैं, उन्होंने जस्ट उसकी हेडिंग्स चेंज करी हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अब इसमें ये है कि आप लोग जो है एंटरप्राइज जो है वो जो प्लान सक्सीड कर पाए, डेविएशंस जो है वो रिपोर्ट हो जाएं और करेक्टिव एक्शंस दिया जाए, इसके लिए पहले से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली ले डाउन किए जाने चाहिए। और जो फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल है वो क्या है कि फीड फॉरवर्ड की बात करी है उन्होंने यहाँ पे, कि वो उन्होंने बोला कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई फीडबैक के हिसाब से, जैसे वो तो पोस्टमार्टम वाली बात होगी, वहां पे तो कोई फायदा ही नहीं रहता है। तो उन्होंने यहाँ पे यही बोला कि मैनेजर्स के पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी जो है वो रहनी चाहिए कि जो अनडिजायरेबल है, जो कुछ भी डिविएशंस है, तो वो साथ के साथ प्लान्स को चलते हुए भी प्रिवेंट कर सकें जहां भी वो डिस्क्रिपेंसीज या अनडिजायरेबल डिविएशंस आ रही हैं, ठीक है। इससे वो ज्यादा कंट्रोल सिस्टम जो है ज्यादा पावरफुल एंड प्रोफाउंड बनेगा। नेक्स्ट है बेटे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें ये है कि जो कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्लानिंग की तरह बराबर है, तो इसको इस ढंग से लेके चलना चाहिए। और जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो मिनिमम कॉस्ट पे जो है अडेप्ट करने चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं उसके ऊपर होना चाहिए, चाहे वो मॉनेटरी टर्म की बात है और चाहे वो ह्यूमन टर्म्स की बात है, ठीक है जी। देन है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। अगर देखो, अगर मैनेजर अगर है वो हाईली क्वालिफाइड होगा, उसकी जो वर्क एथिक्स स्ट्रांग होंगे, तो नेचुरली जो वो डिसीजंस लेगा वो भी अच्छी होंगी, वो भी बेहतर होंगी, ठीक है। और कंट्रोल सिस्टम्स भी इफेक्टिव चलेंगे। अगर अच्छा, अगर प्लान्स सही बने हैं, मोर द प्लान्स आर क्लियर, कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड, मोर द कंट्रोल्स आर डिजाइन टू रिफ्लेक्ट सच प्लान्स। और जितने इफेक्टिव कंट्रोल्स होंगे उतना ही जो प्लान्स हैं वो बेटर उसको फैसिलिटेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है बेटे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सूटेबिलिटी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जैसा भी है, ठीक है, लाइन बेस्ड है या स्टाफ बेस्ड है या लाइन एंड स्टाफ बेस्ड है, तो कंट्रोल्स उसी तरह से ही डिजाइन किए जाने चाहिए।
नेक्स्ट है बेटे प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ कंट्रोल. The more that control techniques and information are understandable to individual managers who must utilize them for results, the more they will actually use and the more they will result in effective control. ठीक है, ये बड़ा सिंपल पॉइंट है, इसमें इन्होंने इंडिविजुअल मैनेजर्स की कैपेसिटी के ऊपर बात करी है. ठीक है, और जो ये सारे पॉइंट्स तकरीबन मिलते जुलते हैं, हेडिंग्स अलग अलग से दे दी हैं. स्टैंडर्ड्स की भी बात उन्होंने कही है कि जो स्टैंडर्ड्स है वो कैसे होने चाहिए, है ना, वेरीफाइबल और सिंपल होने चाहिए और लोग उनको उसकी पालना कर सकें. उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ये हमने कर लिया है पीछे, पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स की एरियाज की बात करी है. प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन भी हमने कर लिया है. अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, ये तो हम कर ही रहे हैं कि जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं अगर कहीं पे प्लान को रीप्लान की तरफ लेके जाते हैं तो वो करने के लिए तैयार रहना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ एक्शन में वही है कि सारे के सारे जो मैनेजमेंट के मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. Excuse me, ma'am. बोलो सॉरी.
हाँ जी बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही थी? एक्सक्यूज मी मैम। नो हाँ मैम। जी बोलिए। मैम क्लास में से कोई बार बार रिमूव करी जा रहा है। क्लास में से किसको रिमूव किया है? अभी तो मेरे को रिमूव किया था। देखो ये रिकॉर्डिंग हो रही है और ये पता चल जाना कि कौन रिमूव कर रहा है। इसलिए ना आप अपना जो है ध्यान से देखें। जो कोई भी शरारत कर रहा है आपके खिलाफ एक्शन हो जाए ना, आप जिस मर्जी भी स्कूल से हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे काइंडली को भी आप दो ये तीन वाली बार कर दिया। आपने मेरे को सुना है? जहां तक मैं कहाँ तक आपको पता चला, मैंने अभी जैसे मैं चला रही थी टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, है ना? टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल में मैम आपकी आपको। आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी। प्रिंसिपल के बाद आपकी आवाज नहीं आ रही थी मैम। प्रिंसिपल्स के बाद मैंने टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल शुरू किया था, उसमें मैंने बजटरी कंट्रोल की बात करी थी। वो आपने नहीं सुनी और नहीं नो पता चली? मैम। नो मैम। ओके, मैं आपको नो मैम। दोबारा से यहाँ से लेती हूँ। टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल जो है ना, वो आपको दोबारा से करवा देती हूँ बेटे। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताना। आप ना बीच बीच में अपना रिस्पॉन्स जरूर दिया कीजिए। मैंने आपको ना एक्चुअली टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल शुरू करा के बजटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दो चीजें बोली थी। फिर मैंने आपसे ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में पूछा तो कोई भी नहीं बोला। देन आई केम टू नो के कुछ प्रॉब्लम हुई है। रिपोर्टिंग तो हो ही जानी है बेटे, ये घबराने वाली बात नहीं है। और जब रिपोर्टिंग होनी है ना तो फिर एक्शन लिया जाएगा। फिर तो उसके बाद फिर आप सॉरी फील करते रहोगे, फिर का फायदा नहीं है। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? स्क्रीन यस नजर यस आ मैम। रही है मैम। बेटे? यस मैम। हाँ यस जी। मैम। यस मैम। यही मैं आपको करवा रही थी, ये देखिए। मैंने ब्रेक इवन एनालिसिस पे पहुंच गई। आपको पूछा था कि आपने ब्रेक इवन एनालिसिस इकोनॉमिक्स में किया कि नहीं। अब देखो टेक्निक्स जो है ना कंट्रोल की, उसमें जो है फर्स्ट बजटरी कंट्रोल है। बजटरी कंट्रोल में हम लोगों ने जैसे बजट्स, हम बोलते हैं ना बजट्स आर फॉर्मल क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्टेड इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट्स। तो जो बजट्स हैं वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स है, उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज दी होती है, उसमें पता चल जाता है कि खर्चा कितना हो रहा है। ठीक है, और जो इनकम है वो कहाँ से आएगी और प्रॉफिट्स कहाँ से जनरेट होंगे। तो इसमें मैं आपको यही बोल रही थी कि इसमें जो गोल्स है ना उनको सब गोल्स में डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, और सब गोल्स को डिवाइड करने के बाद ही पता चलता है कि जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, तो उसके जो सब गोल्स क्या होंगे कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए सेल्स कैसे मैक्सिमाइज की जाए, मार्केट शेयर कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, प्रोडक्शन कैसे मैक्सिमाइज की जाए। तो ये चीजें ध्यान में ली जाती हैं और बड़ी शॉर्ट टर्म में इनको जो है वो प्लान किया जाता है, जैसे क्वार्टरली या बाय आप फोर्टनाइटली तो बहुत छोटा टाइम पीरियड हो जाता है, क्वार्टरली हो गया या फिर आप हाफ ईयरली कह लीजिए, इस तरह से बाय एनुअली, है ना? तो इस ढंग से भी हम बजट जो है उस टाइम पे बना सकते हैं। और उसमें फिर ये है कि आप लोग जो है बजटरी रिसोर्सेज को अपने एक्टिविटीज के साथ फिर कंपेयर करते हैं। मैडम आपका स्क्रीन नहीं शो हो रहा। स्क्रीन नहीं आ रहा नजर? मैं दोबारा से करती हूँ सर, 1 मिनट। हाँ जी, अभी आ रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है? देखिए, स्क्रीन व्यू हो रहा है? नो मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप ना प्लीज साथ के साथ मुझे रिस्पॉन्ड करने, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ जी। हम लोग फिर बजटरी कंट्रोल के बाद मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता रही थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बेटी आपने ये की हुई है, बनाई हुई है ना? +1 में भी बनाई हुई है। तो इसमें हम लोग जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो ये पावरफुल टूल्स है हमारे पास कंट्रोल के, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो एक एक टाइम के बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, पोजीशन कंडीशन वो क्या रही, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, और दूसरी तरफ उसकी जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कहाँ पे वो स्टैंड करती है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो उसमें ये है कि आपको ये नजर आना शुरू हो जाता है कि एक जब हम बोलते हैं ना कि दो तरह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं। एक तो होता है कि जब हम ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे बोलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, तो वो तो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, पिछले साल तो हम लोग अब इसको देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ, कितनी सेल हुई, कितने एक्सपेंसेस इनकर हुए, वो सारा कुछ। और
लेकिन साथ के साथ हम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है नेक्स्ट ईयर की वो भी बना सकते हैं इसके साथ, ठीक है, इसके बेसिस पे। और उसके लिए हमारे को क्या है कि एक प्लानिंग करनी पड़ती है, फोरकास्ट जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है। मतलब एक कैलकुलेटेड गेसेस जो है ना उसके ऊपर कि आने वाले टाइम पर खर्चा कितना बढ़ने वाला है, कॉस्ट कितनी बढ़ने वाली है, कौन कौन से ओवरहेड्स हैं जो हमारे बढ़, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम लोग जो है कंट्रोल यूज, या फिर हो गया सबको। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है बेटे? मैम आपकी आवाज कट कट Yes, के आ रही ma'am. थी। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। वो थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू था चल रहा है, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। अब आपको शायद क्लियर आएगी आवाज, अभी आ रही है क्लियर? देखो यस मैम। यस मैम। आ रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पॉइंट तो आपको क्लियर है ना? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस को हम लोग ना कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोलते हैं। मैंने आपसे ये पूछा था कि आपने ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में इकोनॉमिक्स में सुना है, कुछ पढ़ा है? Yes, ब्रेक ma'am. इवन पॉइंट करें। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट को ही हम लोग बेटे उसकी जो ब्रेक इवन पॉइंट की जो कह लो कि फंक्शनिंग है उसको ही हम लोग उस एनालिसिस को ही ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है प्रॉफिट प्लानिंग का, ठीक है। इसमें वही है कि हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा किस पॉइंट पे जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होगा ब्रेक इवन पॉइंट में। तो ये एक्चुअली इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट है ना। तो इसमें भी हम लोग फिर प्लान कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने एक प्रॉफिट जनरेट करना है तो उसके लिए हमारे को कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, या फिर कितनी सेल्स हमारे हमने जो है अगर एक लेवल ऑफ प्रॉफिट को हमने टारगेट बना लिया तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट वॉल्यूम होगा हमारे ऑपरेशंस का अलग अलग से वो कितना होना चाहिए और कौन कौन सा होना चाहिए। तो ये सारा कुछ हम ब्रेक इवन एनालिसिस में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें क्या है कि इसमें आप जितने भी आपके ऑपरेशनल फंक्शंस हैं, प्लानिंग वगैरह जो भी, आप उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हो और उस डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इससे ज्यादा नहीं हमने करना है। इसमें ये है कि जो मैनेजर्स हैं वो ऑनगोइंग एक्टिविटी की तरह इसको रिव्यू करते रहते हैं प्रोग्रेस को, और इसमें साथ के साथ जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको रिमूव करते रहते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव मैनेजमेंट ऑडिट। ये सारे जो है ये कंट्रोल टेक्निक्स हैं। तो मैनेजमेंट ऑडिट जो है, मैनेजमेंट ऑडिट को हम क्या बोलेंगे, इट्स डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द फंक्शनिंग परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो ऑडिट करवाया जाता है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को देखते हुए अप्रेजल कराया जाता है, उसको हम मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं। इसमें सारे पॉइंट जो है वो शुरू से लेके एंड तक कवर किए जाते हैं, जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फिर पॉलिसीज क्या बनेगी, फिर एक्शन प्लान क्या होगा, वो सारा कुछ। और उसके बाद ये देखा जाता है कि और कौन से नए जो सिस्टम्स या ऑपरेशंस हैं जिनको हम लागू कर सकते हैं। मैनेजमेंट की जो टीम है वो अपने लेवल पर कैलकुलेशंस करती है, एंटिसिपेशंस करती है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं उनको भी वो ध्यान में रखते हैं कि कौन सी चेंजेस हो रही हैं बाहर, जिनके करके जो हम इंटरनल अपने मैनेजमेंट लेवल पे जो है एक अच्छा आउटपुट लाते हुए उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटी? आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। ओके। नेक्स्ट बेटे आपका जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसमें है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हमारे को जो सिंपल हम ऑर्गेनाइजेशन का हमने पहले भी डेफिनेशन करी है, तो उसमें ये है कि इट शोज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय शोइंग हु रिपोर्ट्स टू होम। तो जैसे हम जॉर्ज आर टेरी की डेफिनेशन भी कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि भाई पहले आप एक टोटल टास्क को जो आइडेंटिफाई करते हो, उसके बेसिस पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशंस जो है उनको आप जो है वो डिफाइन करते हो, और फिर उसके बाद आप ये देखते हो कि किस पर्सन ने कौन सा काम करना है, ठीक है। तो एक राइट सोशल ऑर्डर और एक राइट मटेरियल ऑर्डर जो है वो सेटअप किया जाता है।
और उसके बेसिस के ऊपर जो है जो रिपोर्टिंग किसने करनी है और किसने फीडबैक देना है और किसको देना, वो सब कुछ तय किया जाता है। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाने का फायदा क्या है, इसमें यह है कि एक तो अगर डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा तो नेचुरली टीम वर्क जो है वो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। ठीक है, और इसमें कम्युनिकेशन आपस में बेटर रहेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंस बताते हैं। प्रिंसिपल्स कौन से आपको ध्यान में रखने चाहिए कि हमने जो है वो अगर लेके आना है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो कैसे उसमें क्या क्या चीजें हमारे को चाहिए। तो सबसे पहले तो है कि यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपस में जो है एक दूसरे को यूनाइट, एक दूसरे को सिंथेसाइज करने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑपोजिट नहीं होने चाहिए, चाहे वो डिपार्टमेंटल लेवल के हैं, चाहे वो आप लोग एक वर्किंग लेवल पे आप लोग आपस में बात करते हो। ठीक है, इंटर या इंट्रा डिपार्टमेंट लेवल पे मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे स्पेशलाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो अगर इफेक्टिवली तभी काम करेगी जहां पे जब डिवीजन ऑफ लेबर का प्रिंसिपल सही ढंग से फॉलो किया जाएगा। इनफैक्ट अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखो तो आपको ये नजर आएगा कि ये सारे पॉइंट्स ना कहीं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की तरफ इशारा करते हैं, वही वाले पॉइंट्स आने हैं। कोऑर्डिनेशन की बात भी हुई है, तो कोऑर्डिनेशन में भी वही है कि एक सिंक्रोनाइजेशन तभी हो पाएगी जब ऑर्डरली अरेंजमेंट होगी ग्रुप एफर्ट्स की। अब अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है, स्केलर चेन या चेन ऑफ कमांड फॉलो किया जाए, प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो किया जाए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम हो, अथॉरिटी के साथ साथ जो बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, और जो एफिशिएंसी के साथ काम होगा, और जहां कहीं भी लगता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है वहां पे वो करना चाहिए, तभी काम जो है वो ढंग से हो पाएगा, फास्टली हो पाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड आपको मालूम है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी आपने किया हुआ है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में। कम्युनिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, तो मतलब अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे ढंग से उसको हम लोग देख पाएंगे कि इसमें काम कैसे चल रहा है। और नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड या इनइलास्टिक नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आता है बेटे वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी आगे इन्होंने दी हुई है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इट्स अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज और फोर्सेस ऑफ 2 or more persons. It refers to structure of well-defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability. जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉर्मल एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स में से निकल के आता है, तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है, ये डिफाइंड होती हैं। इसमें प्रॉपर बताया होता है कि कौन किसको जो अगर दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है ना, बाय वर्चू ऑफ दी चेयर दे रहा है, बाय वर्चू ऑफ दी पोजीशन दे रहा है। ठीक है, तो इसमें यह है कि इसमें सभी लोग फिर आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, आपस में जो कॉमन पर्पस है उसके ऊपर बातचीत हो पाती है। अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें अगेन 4 प्रिंसिपल्स हैं, इसके ऊपर वो आधारित है। उसमें है डिवीजन ऑफ लेबर, स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस, स्ट्रक्चर और स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये हम लोग आगे भी कर चुके हैं, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी, अदरवाइज ये थोड़ा सा फिर बोरिंग होना शुरू हो जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो रिलेशनशिप आपस में क्या बोलते हैं उसको, आपस में भी जो एग्जिस्ट करती है विद इन दी फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन based on personal attitudes, emotions, prejudices, likes, dislikes, etc. Informal organization is an organization which is not established by any formal authority but arises from the personal and social relations of the people. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सोशल रिलेशंस। ठीक है, तो सोशल रिलेशंस के करके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपस में दूसरे के पास जुड़ते हैं, शेयरिंग करते हैं, ठीक है, लाइक या डिसलाइक करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ हो सकती है, तो उसको हम इनफॉर्मल रिलेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं आपस में, कुछ ही एक सिमिलैरिटी के ऊपर, कुछ लैंग्वेज के करके, कल्चर के करके, तो वो जो ग्रुप्स हैं ये पहले से तय नहीं होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बात करते हुए ही तब बनते हैं, तो इनको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं।
अब अगर हम फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फॉर्म्स जो हैं इनकी 4 तरह की फॉर्म्स आती हैं। तो इसमें है फर्स्ट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपलेस्ट है और सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके दूसरे जो नाम है ना ये भी आपने याद करने हैं। इसको मिलिट्री, ट्रेडिशनल, स्केलर या हियरार्किकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और ये डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप शो करती है जिसमें अथॉरिटी फ्लो करती है। तो वो अथॉरिटी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड भी फ्लो कर सकती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो क्योंकि ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक की जो बात है वो की जा रही है, वहां से जो ऑर्डर्स हैं वो पास होंगे, इस ढंग से जो डिसीजन है वो ली जाए। तो आगे फिर इसको डिसेमिनेट करेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? स्क्रीन नजर आ रही है बेटे? मैम आवाज प्रॉपर नहीं आ रही आपकी। आपकी ये बात कट कट के आ रही है। आवाज है वो थोड़ा सा ना नेटवर्क कनेक्टिविटी, कुछ क्लाउडी मौसम है तो उसकी वजह से हो रहा है। वाईफाई जो है ना वो सही जरा से कनेक्टेड नहीं है, बीच बीच में कटती है कि लगातार कट रही है? बीच 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 में। अभी आ रही में। है आवाज आपको? बीच बीच में अभी आ रही है आवाज आपको? ठीक है। यस वो मैम। एक्चुअली मैंने ना उसको हॉटस्पॉट पे लगाया हुआ है तो वाईफाई से ही नहीं रहा, तो इसलिए जब मैं मोबाइल को जरा सा वो हिलता है तो तब हो जाता है। चलो अब इसमें यहाँ समझ आ गया आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग और इसके जो दूसरी टर्म्स है ये पता चल गई आपको? यस मैम। ऐसे में मैम एक बार दोबारा ठीक बता है दो। बिल्कुल। देखो बेटे लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक तो आपने ये याद रखना है कि जो 4 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, चारों स्ट्रक्चर्स में से जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपल है, सबसे अर्लीस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरा ये याद रखना है कि इसके जो दूसरे नाम हैं, इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, स्केलर भी बोलते हैं, हेरिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये एमसीक्यू बन के पूछा जा सकता है कि जैसे अदर नेम ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज, तो आगे ऑप्शंस दी जाएंगी। ठीक है, 2 दे देंगे, 3 दे देंगे या ऑल ऑफ दीज कर देंगे, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है। एक आपने इसमें ये याद रखना है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो मतलब जो अथॉरिटी की तरफ से जो ऑर्डर्स आते हैं वो ऑर्डर्स नीचे हायरार्की में सबऑर्डिनेट को जाते हैं, सबऑर्डिनेट आगे जो है वो फर्दर वर्कर्स को जो है लोएस्ट लेवल तक उस इंफॉर्मेशन को डिससेमिनेट करता है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? समझ आ गया? यस मैम। ओके ठीक है। अब इसमें आगे प्रोफेसर फ्लोरेंस ने भी कुछ बताया कि एडवांटेजेस क्या होती है सिस्टम की। वैसे एडवांटेजेस हमने आगे भी पढ़नी है। तो इसमें यह है कि जो कमांड्स हैं ये सबऑर्डिनेट्स को इमीडिएट सुपीरियर से मिलनी चाहिए सो दैट कि चेन ऑफ कमांड में कोई भी ब्रेकेज ना हो, एक ही चेन होनी चाहिए। ठीक है, इमीडिएट सुपीरियर से ही सबऑर्डिनेट को जो है कमांड जानी चाहिए। और जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो किसी सुपीरियर के अंडर काम कर रहे हैं वो थोड़े होने चाहिए। मतलब एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ये सूटेबल रहेगा। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इसको मेंटेन करना। अब इसकी मेरिट्स देखिए तो ये इजीएस्ट है, सिंपल है। ठीक है, एक्सप्लेन करना, थोड़े से लोग रखे हुए अपने नीचे उनको आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से फिक्स की जा सकती है परफॉर्मेंस की, क्योंकि साथ के साथ ही फीडबैक लिया जाता है, साथ के साथ ही उसको रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन लाइंस दी हुई है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और ये सबसे सस्ती पड़ती है क्योंकि ज्यादा लोगों को लिया ही नहीं गया इसमें। ठीक है, एक सुपीरियर है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं और उसके नीचे वर्कर्स आ गए जैसे। तो ये स्केलर चेन को पूरी तरह से फॉलो करती है। ठीक है, तो ये सारे इसके वो एडवांटेजेस हैं। डिसीजन मेकिंग से नेचुरली जब छोटी चेन है तो डिसीजन मेकिंग भी फास्ट हो जाएगी, सिस्टम जो है फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और इस सिस्टम में सब कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन करी हुई है, सबको मालूम है उसकी पोजीशन क्या है। उसने वहीं से उस पोजीशन को ध्यान में रख के ही जो है आगे कम्युनिकेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो उसमें ये है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में अगर जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता चला जाता है तो वहां पे सुपीरियर्स ओवरलोड हो जाते हैं। तो उनसे काम ऐसे नहीं चलाया जाता कि भाई एक ही बंदा टॉप पे हो और वो सारे काम को संभाल रहा हो। तो उसके लिए एक बंदे की जो एफिशिएंसी है वो हैम्पर हो जाती है। तो इन चीजों को करने के लिए फिर तभी नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या स्ट्रक्चर है वो उसको सजेस्ट किया गया है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है जैसे ऑटोक्रेटिक सिस्टम भी हो सकता है कि जैसे कि अगर एक ही पर्सन ने ऑर्डर्स देने हैं तो अगर वो डिक्टेटर टाइप उसकी लीडरशिप है
तो वहां पे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उसको अपने सुपीरियर को झेलना पड़ेगा, ठीक है। वो उनसे बात ही नहीं करना चाहेंगे, अवॉइड करना चाहेंगे, पर उसको उनको झेलना पड़ेगा, तो वहां पे प्रॉब्लम अराइज होती है। तो कई बार फेवरेटिज्म का जो है माहौल वो भी होता है कि किसी के लिए पर्टिकुलर, किसी सबॉर्डिनेट के लिए लाइक या डिसलाइक हो सकता है। तो वहां पे सुपीरियर जो उस ढंग से कम्युनिकेट करता है, सही ढंग से गाइड नहीं करता है, तो वहां पे जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो जाती है। तो एक दूसरी बात ये भी है कि एक जो सुपीरियर है वो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो हर फील्ड के अलग अलग होते हैं। तो अगर बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है तो वहां पे एक जो पर्सन है वो सबका मास्टर नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट बी अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो वहां पे फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, वो वाली जो बात है ना, वो माहौल क्रिएट हो जाता है। तो बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो होती तो बिल्कुल जैसे लाइन अथॉरिटी वैसे चलती है जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में चलती है, लाइक मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बट इसमें एक डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे जो स्टाफ स्पेशलिस्ट हैं वो भी साथ में अटैच कर दिए जाते हैं लाइन के साथ। हाँ जी बेटे, मैम स्टाफ आवाज आ गई? ऑर्गेनाइजेशन, यस मैम, स्टाफ हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, उसको फंक्शनल वही, ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। हाँ जी, वही कर रही हूँ। हाँ जी, ठीक है। वो जो अकेली स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करें बेटी, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ये लिया है। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगी, जो फंक्शनल होगी ना, वो अलग होगी। वो अभी हम आगे इसके आगे करेंगे। लाइन एंड स्टाफ, वैसे तो मैं आपको बताऊं बेसिकली ना, पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए, ये वाली ये आनी चाहिए। वेरी गुड, आपने पॉइंट बोला, मैं यही पहले लूंगी। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, पहले वो लेके चलेंगे, बिकॉज लाइन की जो प्रॉब्लम्स है वो फंक्शनल दूर करता है, और जो फंक्शनल की प्रॉब्लम्स है वो फिर लाइन एंड स्टाफ में आती है, ठीक है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिटेशंस है वो कवर करते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि डिफिकल्टी जो थी लाइन ऑर्गेनाइजेशन की, वो चीफ एग्जीक्यूटिव की वजह से कि वो सूटेबल है नहीं है, तो वो टेलर ने फंक्शनल टाइप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सजेस्ट करी थी। तो इसमें क्या था कि जो सारा टास्क था मैनेजमेंट का, वो सबॉर्डिनेट्स को दे दिया गया, उन्हें बांट दिया गया उनको वर्कलोड के हिसाब से। और वहां पे क्या होता था कि टॉप मैनेजमेंट के साथ एक बंदे के पास जो है वो सारे जाने हैं, वो उसी वक्त उसमें नहीं आते थे कांटेक्ट में हर बात के लिए। तो वो जो स्टाफ थे वहीं पे जिनको बांटा गया था काम, उनसे डेली ऑर्डर जो है वो रिसीव किए जाते थे। तो वहां पे किस तरह से, जैसे उन्होंने टेलर ने सजेस्ट किया था, 8 बॉसेस का फॉर्मूला, 8 डिफरेंट बॉसेस थे, ठीक है। तो इसमें बॉसेस कौन कौन से थे, जैसे रूट क्लर्क था, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क था, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क था, शॉप डिसिप्लिनेरियन था, ठीक है, ये लोग थे। और इसके अलावा ये प्लानिंग पार्ट को हैंडल करते थे। जैसे रूट क्लर्क ने देखना था कि भाई ऑपरेशन जो है वे किस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, काम कहाँ से शुरू होगा, कैसे कैसे किया जाएगा। जो था वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते थे, उसके इंस्ट्रक्शंस लिख कर देता था कार्ड के ऊपर कि आपने इस काम को इतना करना है, रोज की डिटेल होती थी। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो होता था वो सारी इंफॉर्मेशन देता था कि वर्कर्स को कैसे कैसे पे किए जाएंगे, ठीक है, उसको रिटर्न्स कैसे मिलेंगी, उसने टाइम कितना लगाया है, वो सारी मॉनिटरिंग होती थी। और शॉप डिसिप्लिनेरियन जो होता था वो जितनी भी एब्सेंटिज्म के या फिर डिसिप्लिन की जो भी दिक्कत होती थी उसको कवर करता था, ठीक है। अब जो स्पेशलिस्ट शॉप लेवल पे, मतलब नीचे सुपरवाइजरी लेवल पे, वो कौन कौन से होते थे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। जो गैंग बॉस होता था वो क्या करता था, वो बेसिकली मशीन्स के साथ बिल्कुल एसोसिएटेड होता था, टूल्स एंड मशीन्स को देखता था कि वहां पे सब कुछ ठीक है। अब लोगों को, वर्कर्स को सिखाया जाता था कि उनका जो काम है वो क्विकेस्ट ढंग से हो पाए, ठीक है। स्पीड बॉस देखता था कि जो मशीन्स चलाई जा रही हैं वो बेस्ट स्पीड पे चल रही हैं, कहीं ये तो नहीं कि वर्कर्स ज्यादा स्लो काम कर रहे हैं, ठीक है। रिपेयर बॉस जो था वो ये देखता था वर्कर जो अपनी मशीन को अच्छे ढंग से रख रहा है, उसकी साफ सफाई, कहीं ये तो नहीं कि वो आउट ऑफ सर्विस जा रही है, मशीन खराब हो रही है जल्दी जल्दी, तो बार बार उसको रिपेयर कराना पड़ रहा है। और जो इंस्पेक्टर होता था वो देखता था कि वर्कर काम कैसे कर रहे हैं। तो जो FW टेलर था, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की भी इजाद किया, तो उन्होंने ये बोला था कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा सही है। लेकिन प्रैक्टिस में क्या हुआ कि फंक्शनलिज्म जो था ना, वो उसकी अपनी कुछ दिक्कतें जो थी वो नजर आनी शुरू हो गई थी। अब जैसे इन्होंने फीचर्स बताए हैं तो उसमें ये है कि जो काम है वो डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को दे दिया गया था, डिफाइन करके, डिवाइड करके।
तो फंक्शनल स्पेशलिस्ट जो था हर लेवल पे वो अपने एरिया के विद इन ऑर्डर्स देता था, ठीक है। और इसमें वर्कर्स जो थे उनको इंस्ट्रक्शंस अलग अलग स्पेशलिस्ट से मिलती थी। अगर किसी को भी कोई डिसीजन लेनी होती थी तो फिर उसको कंसल्ट करना पड़ता था अपने फंक्शनल स्पेशलिस्ट को। तो वर्कर्स जो थे उनको कुछ एक लिमिटेड काम दिया गया था हर वर्कर को कि आपने ये काम करनी है। अब इसके फायदे क्या थे? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपर्टीज के ऊपर बेस्ड थी, क्योंकि उन्होंने एक नहीं दो नहीं 8 एक्सपर्ट लगा दिए थे, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर जो थी वो प्लान तरीके से चल रही थी। अब इसमें ये था कि सिर्फ वन मैन कंट्रोल नहीं था, इससे कोऑपरेशन थी, टीम वर्क थी, वो सारा कुछ चल रहा था। और इसमें ये भी है कि स्पेशलाइजेशन भी आ गई थी क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर था, और लोग जो थे वो उसको हर पॉइंट पे उनको चेक किया जा रहा था। सुपरविजन बहुत अच्छे लेवल की हो रही थी, और टॉप लेवल पे एग्जीक्यूटिव्स को इसके ऊपर बॉदरेशन नहीं फेस करनी पड़ रही थी। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका स्कोप वहां पे बेस्ट है जहाँ पे एक्सपेंशन मोड हो ऑर्गेनाइजेशन का एज कम्पेयर टू लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सपर्ट नॉलेज जो होती है ना वो बेटर कंट्रोल लेके आती है, बट इसकी कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन लेके आनी पड़ी। अब जैसे उसमें दिक्कतें क्या थी कि उसमें डिसिप्लिन जो था ना वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड जो है पूरी तरह से रिफ्यूट किया गया था, वायलेट हो रहा था। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि एक ही बॉस होना चाहिए, उसी से इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए, नहीं तो आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तो जो फोरमैन थे जो नीचे शॉप लेवल पे, वो सारे एक ही लेवल पे थे, एक ही इनका जो कैली उसका क्या मानते इसको स्टेटस था। तो उसकी वजह से उनके आपस में कई बार ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, है ना। तो वर्कर जो थे वो कंफ्यूज हो जाते, किसको सुना जाए, किसको अवॉइड किया जाए, किसकी मानी जाए, किसकी ना मानी जाए, ये वाली दिक्कत जो है शुरू हो गई थी। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो उसके साथ प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। तो जो मोराल था वर्कर का कई बार वो डाउन हो जाता था, क्योंकि उसको लगता था कि मैं कितने सारे बॉसेस को सुनूं, कभी किसी से करो चाहे स्लो करो। मतलब ये चीजें जो थी ना, कंफ्लिक्टिंग ऑर्डर्स जो थे वो उसको वर्कर्स को परेशान करते थे। और नेचुरली ये सिस्टम कॉस्टली भी था, क्योंकि जितने स्पेशलिस्ट थे सबको उनको सैलरीज देनी पड़ती थी अच्छी वाली, क्योंकि वो एक्सपर्ट अपनी कैलिबर को यूज कर रहे थे। तो इस वजह से ये वाली दिक्कत आनी शुरू हो गई थी कि हम ना तो सिर्फ वन मैन शो के साथ चल सकते हैं जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, और ना ही हम लोग जो है एक फंक्शनल उसमें चल सकते हैं अकेले की, जहाँ पे हम लोग इतने सारे स्पेशलिस्ट हमारे सर पे वर्कर्स के अकॉर्डिंग सर पे बिठा दिए गए, ठीक है। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात है। अब इनकी भी जो प्रॉब्लम्स या दिक्कतें थी ये कहाँ पर आकर सॉल्व हुई, जब हमारे पास यहाँ पर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई। अब लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे ये 3rd नंबर पे आना चाहिए। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि ये एक बीच का रास्ता निकाल लिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या था कि लाइन अथॉरिटी सेम रहेगी, ठीक है, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में थी कि अथॉरिटी जो है वो टॉप से बॉटम जो है वो फ्लो करेगी। और लेकिन साथ के साथ इसमें यह था कि स्पेशलिस्ट अटैच कर दिए जाएंगे लाइन मैनेजर्स के साथ, ताकि उनको एडवाइस कर सके एडवाइजरी कैपेसिटी में। तो वो लाइन मैनेजर्स को सर्व करते थे कि साथ में इंफॉर्मेशन देते थे, ठीक है, कि एक्टिविटीज किस तरह से बेटर तरीके से चलाई जा सकती हैं। अब इसके जो फायदे थे अब वो आगे नजर आएंगे। अब स्टाफ जो साथ में अटैच किया जाता था वो कौन कौन सा होता था? जैसे फर्स्ट वाज पर्सनल स्टाफ। तो उसमें था कि स्टाफ जो पर्सनल असिस्टेंट होता है ना, जैसे पीए होता है, वो लाइन मैनेजर के साथ अटैच हो जाता था, जैसे असिस्टेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, स्पेशलाइज स्टाफ जैसे किसी स्पेशलाइज्ड एरिया के लिए R&D, ये हो गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ, जनरल स्टाफ हो गया कि सेट ऑफ एक्सपर्ट्स अलग अलग ढंग से जो गाइड करने के लिए बैठे हैं। अब फीचर्स क्या थे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में? Under the system, there are line officers who have authority and command over the subordinates and are accountable for the task entrusted to them. Staff officers जो स्पेशलिस्ट होते थे वो एक्सपर्ट एडवाइस देते थे ऑफिसर्स को कि काम ढंग से किया जा सके। स्टाफ ऑफिसर्स जो थे उनका काम ये होता था कि वो प्लान्स बना के देते थे, और ठीक है, लाइन ऑफिसर्स जो है वो ओवरलोडेड नहीं होते थे। एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। एडवांटेजेस क्या थी? इससे ये हुआ कि एक्सपर्ट नॉलेज भी आनी शुरू होगी, साथ ही साथ लाइन मैनेजर्स को हेल्प मिलनी शुरू हो गई। तो जो गाइडेंस मिलती थी स्टाफ ऑफिसर्स उसको सारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता था। स्टाफ ऑफिसर्स जो है वो डिटेल्ड एनालिसिस करते थे हर एक्टिविटी की, और जो लाइन ऑफिस मैनेजर्स थे उनको जो है वो मैनेजमेंट एक्सेप्शन वाला रूल होता था, उनको रूटीन एक्टिविटीज में अपने आप को बॉदर नहीं करना पड़ता था। स्टाफ स्पेशलिस्ट की हेल्प की वजह से लाइन मैनेजर्स जो है
वो प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग कर पा रहे थे। तो ये सारी जो कुछ एडवांटेजेस थी वो लाइन एंड स्टाफ में मिलनी शुरू हो गई। लेकिन साथ के साथ जैसे कि हर कॉइन के दो पहलू हैं, तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी आ रही थी। हाँ जी, सबको आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ओके इसमें फिर डिसएडवांटेजेस जो है लाइन एंड स्टाफ की वो क्या थी कि जैसे ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ मेंबर्स की क्लियर उनको दी हुई थी, तो उसमें कई बार आपस में कई बार कन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे उनकी पोजीशंस को लेके, है ना। लाइन ऑफिसर्स के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाता था। लाइन स्टाफ जो थे मेंबर्स उनमें भी हो जाता था। तो लाइन मैनेजर्स को कई बार ये लगता था कि स्टाफ स्पेशलिस्ट उनको ना सही तरह से शायद एडवाइस नहीं दे रहे, क्योंकि अल्टीमेटली जो आंसरेबिलिटी है वो तो लाइन मैनेजर्स की है। अगर स्टाफ वाले नहीं भी ध्यान देंगे तो उनको तो कोई कुछ भी नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा। क्वेश्चन किसे किया जाएगा? लाइन मैनेजर्स को किया जाएगा। तो कई बार लाइन मैनेजर्स का वो ट्रस्ट नहीं होता था स्टाफ मेंबर्स के ऊपर। उनको लगता था कि वो शायद अपना सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, उनको सही ढंग से उनको एडवाइस दे नहीं रही है। तो लाइन मैनेजर्स जो थे कई बार उनकी एक्टिविटीज के ऊपर डाउट भी करते थे। कई बार वो अपनी उसकी वजह से भी, प्रेस्टीज की वजह से भी, कि ये तो हमारे से सेम लेवल के थोड़ी हैं, ठीक है, तो उनको लगता था कि इनको हमारे बराबर में बिठा दिया गया है। तो ऐसे वाले जो ईगो क्लैशेस थे वो भी आते थे। स्टाफ एक्सपर्ट्स कई बार इनफेक्टिव भी होते थे, उनको लगता था कि उनकी बात मानी नहीं गई, ठीक है। तो ये वाली दिक्कतें भी आती थी। और जो सिस्टम था ये एक्सपेंसिव भी बहुत होता जा रहा था, जो भी आपने अच्छी सैलरी देनी है एंटरप्राइज ने, और स्टाफ के जो एक्सपर्ट्स हैं मतलब स्टाफ मेंबर्स उनको भी देनी है। तो स्टाफ मेंबर्स तो अकाउंटेबल भी नहीं थे अपने रिजल्ट्स के लिए, तो उनको सैलरी भी अच्छी मिल रही है। तो इस वजह से कई बार वो लोग लिथार्जिक भी हो जाते थे, ठीक है। जो है वो कई बार प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से प्रॉब्लम्स को डील करते थे, और जो स्टाफ वाले थे उनको लगता था वो आइडियल आंसर्स दे रहे हैं, आइडियल सिचुएशन जो है उसमें जा रहे हैं। तो कई बार उनसे उनको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती थी, ठीक है। तो ये सारे जो थे इसके प्रोस एंड कॉन्स थे। एडवांटेजेस भी थी, कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी। इनफैक्ट ब्लेंडिंग तो हमेशा ही चाहिए होती है ना। तो आपको यहाँ तक ये तीनों टाइप्स बेटा समझ आ गई है? आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है बेटे? Yes, ma'am. क्लियर Yes, हो गई ये ma'am. तीनों टाइप्स आपको बेटे? यस मैम। ओके अब हमने जो फोर्थ टाइप है वो पढ़नी है, दैट इज कमेटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देख लेते हैं अभी इसमें स्क्रीन सबको विजिबल है ना? यस मैम। हाँ जी। कमेटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब क्या है? कमेटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये, इसको इस ढंग से लिया गया था कि प्रैक्टिकली इसको वैसे इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेज नहीं किया है, लेकिन इसमें ये था कि एक सीनियर मेंबर होता था कमेटी का। तो अदरवाइज ये था कि इसके जो फंक्शंस हैं वो एडवाइजरी उसमें होते थे, कैपेसिटी में। तो ये इनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती थी। अब अगर हम हिक्स की डेफिनेशन देखें, committee is a group of people who meet by plan to discuss or make a decision for a particular subject. According to Louis A. Allen, a committee is a body of persons appointed or elected to meet an organized basis for the consideration of matters brought before it. तो मतलब जो भी है, जिन कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता था या इलेक्ट किया जाता था प्रॉपर तरीके से, ताकि वो मैटर्स को जो है मैनेजमेंट के सामने लेके आ सके। लुइस एलन जो है इसकी डेफिनेशन आप इसको अभी आप ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद है कि कमेटी का काम क्या होता था? पॉलिसीज बनानी, प्लान्स बनाने, है ना। तो वो अपनी रिकमेंडेशंस देनी। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या थे कि कंसल्टेशंस जो है वो लेके चलनी, ठीक है, ताकि व्यू पॉइंट्स बना लेने किसी भी बात के ऊपर। पार्टिसिपेशन देनी अलग अलग टू वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, और उनसे कोऑपरेशन भी लेनी, और उनके काम को कोऑर्डिनेट करना। अगर हम टाइप्स ऑफ कमेटी की बात करें तो फिर वही बात रिपीट होती है, जैसे लाइन कमेटी। तो इसमें भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफाइन की गई है कि अगर तो अथॉरिटी के हिसाब से अपने हेड्स को लिया है तो उसको हम लाइन कमेटी बोलेंगे, और अगर एक्सपर्ट्स को साथ में लेके चले जिनसे हमने एडवाइस लेनी है तो उसको हम स्टाफ कमेटी बोलेंगे। फॉर्मल कमेटी कौन सी होगी? जिसमें क्लियर कट उन्होंने बताया होगा भी किसने क्या काम करना, उसको उसको जो है एक
फॉर्मल तरीके से एक रोल असाइन किया हुआ है। इनफॉर्मल क्या होगी, जिसमें लोग आपस में किसी कॉम्प्लिकेटेड मैटर को सॉल्व करने के लिए कोई एडवाइस बनाते हैं। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, जो आपस में लोग जो अपनी कन्वीनियंस के लिए जब कुछ आपस में बैठ के बात करते हैं, शेयरिंग करते हैं, वो इनफॉर्मल कमेटी बन जाते हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कमेटी। तो इसमें है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के काम को कोऑर्डिनेट करते हैं और जो काम करवाते हैं एक्चुअली डूइंग में, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गई। और स्टैंडिंग कमेटी जो है वो परमानेंट करेक्टर की है, जो मतलब स्टैंडिंग प्लान्स को लेके चलती है, हमेशा ही तयशुदा वो रहेगी। और एडहॉक कमेटी है जिसको टेम्पररी किसी एक काम के लिए, स्पेशल एक टास्क के लिए बनाया गया, और जब वो टास्क ओवर हो जाएगा तो उस कमेटी को जो खत्म कर दिया जाएगा, मतलब उसका काम पूरा हो गया। अब कमेटी फॉर्म जो होती है ना, वो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद एक्सपर्ट नॉलेज होती है, तो वो अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर अपनी जो सजेशंस या रिकमेंडेशंस हैं वो दे सकते हैं। कई बार इंडिविजुअल मैनेजर्स जो है वो उनके पास नहीं होती सोल्यूशन किसी चीज की, तो वो कमेटी उसकी सोल्यूशन दे देती है। उसके बाद है कमेटी जो है वो ऑफर करते हैं ग्रुप डेलिब्रेशंस या ग्रुप जजमेंट्स, ठीक है। तो रिजल्ट जो उनसे निकल के आते हैं तो वो बेटर समझे जाते हैं। जैसे कहते हैं कि इट्स बेटर कि जो डिसीजन है वो एक ही हेड की बजाय कुछ एक से ज्यादा हेड से बन के आए, सो दैट कि हर व्यू पॉइंट या हर एंगल को अच्छे से जांचा जा सके, परखा जा सके। तो उसके बाद है कि अगर इन आपस में इंडिविजुअल्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, तो कमेटी जो है उसमें कोऑर्डिनेशन लाने में भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो और वहाँ पे क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं तो उनकी जो अलग अलग से जो एक्सपर्टीज है, कैलिबर है, उसको पूल टुगेदर किया जा सकता है। तो जो डिसीजंस है वो भी एक किसी आइसोलेटेड उसमें नहीं ली जा सकती, वो भी आपस में इंटर डिपार्टमेंटल होती हैं, इफेक्ट करती हैं एक ही डिसीजन दूसरे डिपार्टमेंट के। इसलिए इस ढंग से डिसीजन ली जाती है कि जो कमेटी है वो हर डिपार्टमेंट को फायदा दे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट है बेटे डिसएडवांटेजेस ऑफ कमेटी। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर तो मैनेजर के पास कोई तो इस तरह की कोई है, इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो कई बार उसको लगता है कि मतलब शायद वो अकेला ज्यादा बेटर डिसीजन ले लेगा। वो अवॉइड करता है किसी भी तरह से कमेटी के तरफ से कोई कंफ्लिक्टिंग व्यूज अगर आ रही हैं, ठीक है, उसका आपस में नहीं तालमेल बैठ रहा। और कई बार टाइम बेस्ड बाउंड डिसीजंस नहीं होती हैं, लेट आती हैं, तो उसके वजह से वो स्लोनेस की वजह से उनका जो काम है उसमें दिक्कत होती है। और कमेटीज जो है नेचुरली एक्सपेंसिव डिवाइस है, क्योंकि इसमें कितने सारे लोगों को आपको साथ में लेके चलना पड़ता है, उनको पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं ना, इनकी वजह से कई बार कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल हो जाता है। और कमेटी जो अपने आप में कई बार वो भी एक मत होकर अपना डिसीजन नहीं दे पाती। तो और दूसरी बात एक और है, अगर किसी कमेटी ने कोई डिसीजन दिया, कोई रिकमेंडेशन दिया और बाद में वो गलत साबित हुआ है, तो कमेटी के ऊपर ब्लेम नहीं आप डाल सकते। ब्लेम हमेशा 1% है, यानी कि आंसरेबिलिटी सिर्फ 1% की होती है। तो आप कभी भी पूरी कमेटी को नहीं गलत कह सकते कि सारी कमेटी ही गलत थी, ठीक है। तो जब कमेटी बना दी जाती है तो नेचुरली उस केस में आप जो एक ब्लेम गेम ही शुरू हो जाती है, पता नहीं चल पाता कि रियल जो था कल्प्रिट वो कौन था या गलती कहाँ पे हुई, ठीक है। तो ये सारा है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसके बाद है बेटे आपका कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तक आपको समझ आ गया बेटे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? क्लियर हो गया? यस मैम। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ जी। मेरे को ना थोड़ी सी इसमें अभी नेटवर्क इशू आ रहा है, इस वजह से ना मुझे आपका रिस्पॉन्स आने में देर लगती है आप जब बोलते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि इस टॉपिक को हम लोग अगर कल लेके चलें, आज यहाँ तक ही करें, आप बताइए जैसे आप यस कहते हो। इसको साथ के साथ अभी कर लें। अगर देखो, अगर तो आपको मेरी आवाज कट कट के आ रही है ना, फिर फायदा नहीं है, क्योंकि ये वाला टॉपिक भी इसमें थोड़ा सा आगे से आपको डिफरेंट है। या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फिर वो आपने पहले का कवर किया हुआ है, या तो फिर मैं आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करवा देती हूँ। बोलिए क्या चाहते हो आप?
कंटिन्यू करना है कि मैम कैसे कल है? कर लेंगे। हाँ जी, कल कर आपकी आवाज लेंगे। कल आवाज कर कट रही है लेंगे। मेरी? यस यस मैम। मैम। ओके, चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है। कल मेरी कोशिश रहेगी कि आपका ये जो टॉपिक है और भी काफी ज्यादा कवर हो जाए। आज हमने जितना किया आपको समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके।